हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हंसी की चोट, सपना और दरबार कविता की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हंसी की चोट, सपना, दरबार कविता के लेखक कौन हैं? इन तीनों कविताओं के लेखक हैं कवि देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त था। कवि देव एक दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक आश्रयदाताओं के पास आश्रय लेकर काव्य की रचना की। हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है और वियोग में वो किस प्रकार विदा हो जाते हैं? हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों आकाश, अग्नि, वायु, भूमि और जल का वर्णन किया है। अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में दुखी होकर गोपी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। गोपी द्वारा तेज तेज सांस लेने और छोड़ने से उसके अंदर से वायु तत्व चला गया। ज्यादा रोने के कारण जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया। शरीर में फैली गर्मी के जाने से अग्नि तत्व भी समाप्त हो गया और कृष्ण से वियोग में कमजोर होने के कारण गोपी बार बार बेहोश हो रही थी, जिस कारण भूमि तत्व भी चला गया। गोपी के अंदर अभी कौन सा एक तत्व बाकी है और क्यों? कृष्ण वियोग में दुखी गोपी के भीतर से 4 तत्व निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक तत्व अभी भी उनके अंदर बाकी है और वो है आकाश तत्व। कृष्ण से मिलने की आस में आकाश तत्व अभी रुका हुआ है। गोपी को कृष्ण से मिलने की आस लगी हुई है। उसे उम्मीद है कि कृष्ण उससे मिलने जरूर आएंगे और इसी उम्मीद के कारण आकाश तत्व अभी रुका हुआ है। नायिका यानी गोपी सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया? गोपी ने सपने में देखा कि कृष्ण उसके पास आए और उसे अपने साथ झूला झूलने का निमंत्रण दिया। ये गोपी के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। सपने में ही सही, लेकिन उसे कृष्ण का साथ मिल रहा था। वह जैसे ही खुशी खुशी कृष्ण के साथ चलने के लिए उठती है, इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाने के कारण उसका सपना भी टूट जाता है और कृष्ण का साथ भी छूट जाता है। नायिका अपने सपने में क्या देखती है? नायिका अपने सपने में देखती है कि श्याम उनके पास आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है। श्री कृष्ण की मुस्कान का और उनसे बिछड़ने का गोपी पर क्या असर होता है? श्री कृष्ण की एक मुस्कान से गोपी का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनसे बिछड़ने पर गोपी के आंसू ही नहीं रुकते और वह बहुत ही दुखी हो जाती है। नायिका श्री कृष्ण से कैसे जुदा हो जाती है? नायिका श्री कृष्ण को अपने सपने में देखती है। उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह सपने में उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन अभागी नींद खुल गई और वह श्री कृष्ण से जुदा हो गई। कृष्ण के हंसते हुए मुंह फेर कर चले जाने से गोपी ने क्या कुछ खो दिया और उसके पास क्या शेष रह गया? जब श्री कृष्ण ने गोपी की ओर हंसते हुए देखा और फिर मुंह फेर कर चले गए, तब गोपी का उनका यूं चले जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस कारण वह दुखी होकर कमजोर होने लगी। जिन 5 तत्वों से मानवीय शरीर बनता है, उनमें से पृथ्वी, जल, वायु और तेज तत्व तो समाप्त हो गए। केवल आकाश तत्व थोड़ा शेष रह गया और वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है? इस कविता में दरबार के विषय में बताया गया है। उस समय दरबार में कला की कमी थी। भोग और विलास दरबार की पहचान बनती जा रही थी। दरबारियों में कर्म का अभाव था। उन्हें अपने राजा की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। वह सब देख सुनकर भी चुप रहा करते थे। दरबार में छोटी, तुच्छ और हीन बातों को महत्व दिया जाता था। दरबार के शासक बाजारू प्रवृत्ति के थे और दरबार में कला और प्रतिभा को महत्व नहीं दिया जाता था। दरबार में गुण, ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है? दरबार के जो तत्कालीन शासक हैं, वो बुद्धिमान और विवेकी नहीं है। छोटी सोच और गलत मानसिकता होने के कारण उनके दरबार का वातावरण बिगड़ चुका है। वह अपने दरबारियों की अच्छी सलाह ना तो सुनता है और ना ही मानता है। कला की परख करना
शासकों को नहीं आता। दरबार में चाटुकारों द्वारा की गई चापलूसी से भरी कविताओं को मान मिलता है। राजा और दरबारी भोग विलास के कारण अंधे बंधे हैं और ऐसे वातावरण में कला को कोई महत्व नहीं मिलता। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति के माध्यम से कविदेव दरबारी वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दरबार का राजा अंधा हो गया है, दरबारी गूंगे और बहरे हो गए हैं, भोग विलास में इतना लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह भी बोलने में असमर्थ है। देव ने दरबारी चाटुकारिता यानी चापलूसी और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है। कवि देव दरबार के दंभपूर्ण वातावरण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दरबार में राजा और लोग भोग विलास में लिप्त रहते हैं। दरबारियों के साथ साथ राजा भी अंधा है जो कुछ नहीं देख पा रहा है। यही कारण है कि कला और सौंदर्य का उन्हें ज्ञान नहीं रह गया है। अहंकार उन पर इतना हावी है कि कोई भी किसी की बात सुनने या मानने को तैयार नहीं है। दरबार में किन बातों को नजरअंदाज किया गया था? दरबार में जिम्मेदारियां, फर्ज, गुणवत्ता और कला को नजरअंदाज किया जा रहा था। आम जनता की आवाज दब रही थी। राजा और दरबारी अपना कर्तव्य भूलते जा रहे थे। कविदेव ने दरबारी और राजा से किस बात की नाराजगी जताई? कविदेव ने दरबारी और राजा के नजरअंदाजी व्यवहार पर नाराजगी जताई है। इसीलिए उन्होंने राजा को अंधा, दरबारी को गूंगा और राजसभा को बहरा कहा है। राजा और दरबारी दोनों ही अपने कर्तव्य को भुलाकर रूप सौंदर्य में खोते जा रहे हैं। दरबार में किस बात की कमी थी? दरबार में गुणवत्ता और कला की कमी थी। राजा और दरबारी अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करके रूप सौंदर्य में खो रहे थे और लोग आलसी होते जा रहे थे। नट की बिगवी मति से कवि का क्या आशय है? नट यानी नाचने वाले अपनी कला और प्रतिभा से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। वह दूसरों को प्रसन्न करके धन, मान और मर्यादा प्राप्त करते थे। इसीलिए वह वही कार्य करते थे जो देखने और सुनने वाले को अच्छा लगता था। लेकिन जब शासक की रुचि ही अच्छी ना हो तो उसके दरबार में नट से कला की श्रेष्ठता की प्राप्ति की कल्पना उचित नहीं है। वह अपनी कला और प्रतिभा से भटककर रात भर नाचते थे और दूसरों को नाचने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसीलिए उनकी मति भी बिगड़ चुकी थी।